हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। फाइन। एंड कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर वाज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड ऑक्टेट रूल। हालांकि ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। यानी कि हम पढ़ रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फाइन। कल के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्यों ऐसी सोच बनी कि ऑक्टेट रूल यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना आपको स्टेबिलिटी की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है ना। एंड हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज होती है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल काफी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना लिए थे, मैं एक दो सिंपल बनाता हूं। देन हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली फॉर्मल चार्जेस। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर चार्जेस का कंसेप्ट हमें पढ़ना है। उसके लिए कल हमने जाते जाते एक एग्जांपल की बात करी थी O3। डेफिनेटली वी आर गोना डू दिस, पर हम थोड़े से एग्जांपल पहले सिंपल एक और कर लें। जैसे आज का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है ना, दैट माइट बी एग्जांपल नंबर जी। कल के हिसाब से आपका एग्जांपल नंबर जी हो सकता है, बिकॉज हम कल से एग्जांपल्स कर चुके हैं, ठीक है ना। चाहे वहां से मेंशन कर लीजिए, लाइक आई एम राइटिंग इट एज जी एग्जांपल CH4। We need to make the Lewis dot structure very simple thing। देखो यहाँ कार्बन गिनती में 1 है एंड हाइड्रोजन गिनती में 4 है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था अगर नंबर ऑफ एटम 2 से ज्यादा है देन वी नीड टू चूज द सेंट्रल एटम। फाइन, वी ऑल नो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा। और इनमें कौन है भाई सेंट्रल एटम, जो ज्यादा रिश्ते बना सकता है ना, क्योंकि बीच में बंदा वो चाहिए जो ज्यादा रिश्ते बना सकता है। तो यहाँ ज्यादा रिश्ते कौन बना सकता है, कार्बन ज्यादा रिश्ते बना सकता है बिकॉज वो गिनती में कम है। तो अगर हम कार्बन को बनाए बीच में एंड इसके फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 2,4 होता है यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4। पर सोचने की बात यह है कि फिर मेरे को कैसे पता चला कि वो जो 4 है वो एक एक करके बनने चाहिए। वो मैंने बोला था आपको कल की किस तरीके से सोचना चाहिए साथ वाले एटम से। साथ वाला एटम कौन है, साथ वाला एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एक एक करके अलग अलग कर लिया। अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा बंदा होता ना जो 2 बॉन्ड बना सकता होता, तो फिर मैं उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखता। ये ना जो फंडा है ये वैसे आता तो थोड़ा प्रैक्टिस से ही है, पर आप थोड़ा सोच सकते हो कैसे। साथ लगे हुए एटम से, साथ लगा हुआ एटम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है वो चीज देखनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। तो सारे हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट ही पूरा करना होता है, हाइड्रोजन नीड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। पर कार्बन को अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। कार्बन नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हो गया पूरा, कोई दिक्कत। देखो ऐसे में एक और एग्जांपल बताता हूँ, वो चीज सोचने की कि जो पड़ोसी है ना उसको सोच के आप बनाइए। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, CH2O, ठीक है ना। यहाँ कार्बन गिनती में 1 है, हाइड्रोजन गिनती में 2 है, ऑक्सीजन गिनती में 1 है। तो यार यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन की लड़ाई होगी, सेंट्रल एटम किसे बनना है। बहुत सिंपल सा फंडा है यार, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 रिश्ते बना सकता है, कौन सेंट्रल एटम आना चाहिए, कार्बन। बहुत सिंपल फंडा है, सिर्फ गिनती नहीं देखनी। पहला क्या है कि गिनती देख लिया करो जो गिनती में कम है, ठीक है ना। मैं हमेशा वही रूल लगाता हूँ, हालांकि मैंने लिखा कल नीचे था पर वो रूल मैं मैक्सिमम वही लगाता हूँ। पहले गिनती चेक कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कौन ज्यादा रिश्ते बना सकता है, बिकॉज हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके रिश्ते मैक्सिमम होने चाहिए। फाइन, क्योंकि वही तो ऑपरेटिंग बॉडी है, वही तो है जो सबको बांध के रखेगा। फाइन। एंड बांध के रखना ही इस चैप्टर का काम है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब बांध के रखना। फाइन। तो CH2O में एक बात पक्की है कि बीच में क्या बनेगा, कार्बन। एंड कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4। कार्बन इज 2,4, कार्बन 2,4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 कैसे बनाए, देखो यहां तो दिख रहा है कि हमने 4 को एक एक करके बनाया, दिख रहा है। पर क्या यहां भी कार्बन एक एक करके बनेंगे, सोचिए थोड़ा सा। यहां 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। देखिए यहाँ मैं पता क्या करूंगा, एक इधर 2 एक साथ,
क्यों? अरे साथ वाले पड़ोसी को देखिए, यहाँ पे साथ वाला पड़ोसी हाइड्रोजन था, सबको एक एक चाहिए, पर यहाँ साथ वाला पड़ोसी कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ साथ वाला पड़ोसी कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन ही डिमांड करता है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है। समझ आया फंडा? अब अगर हम ऑक्सीजन के बनाए 6 बनेंगे, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन एक एक ही शेयर करेगा। जबकि यहाँ सारे के सारे देखो हाइड्रोजन थे, तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। मैं 2 एग्जांपल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने ये थोड़ी सी सोच बनानी है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके बॉन्ड में एक एक करके बनाऊं, या 2 एक साथ रखूं, या 3 एक साथ लिखूं। वो जो कल मैं नाइट्रोजन में एक बार 3 एक साथ लिख रहा था, पर अमोनिया के केस में मैंने एक एक कर दिया। क्यों? ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, वो एक एक बॉन्ड बनाता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कल्ले कल्ले कर लो। फाइन। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन अलग कर लो, ऑक्सीजन अलग कर लो। कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब अगर हम देखें, हाइड्रोजन का यहाँ डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन। एंड कार्बन का भी अगर हम देखें तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो इतना सा फंडा है बस, और क्या दिक्कत है? क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल की, जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे, दैट इज O3। O3 में बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज का एक कंसेप्ट समझने वाला है। पर पहले हम O3 कर लेते हैं ड्रॉ। अब O3 एटम तो 3 है, पर मुद्दे की बात यह है कि तीनों एक जैसे हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे एटम्स अलग अलग हैं, तो सेंट्रल एटम का लफड़ा है कि किसे बनाए। यहाँ देखो 2 से ज्यादा है, सेंट्रल एटम तो बनेगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, तुम 2 लोग पिक्चर देखने गए हो, तो एक इधर कॉर्नर पे, एक इधर कॉर्नर पे है। बड़ी सिंपल सी बात है ना, मतलब जहां भी बैठे हो, सपोज जरूर नहीं है कॉर्नर सीट पे आना, तुम कौन सा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो बीच में बैठे हो, पर एक बंदा लेफ्ट पे, एक राइट पे ना। पर अगर आप 3 लोग हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीच में बैठेगा ना। तो अगर एटम 3 है, तो एक बंदा तो सेंटर पे होगा। पर यहाँ चीजें इतनी मुश्किल नहीं निकल के आ रही हैं, बिकॉज तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, तो किसी को भी सेंटर पे रख लो। तो एक बात तो तय है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही सेंटर में है, ऑक्सीजन ही सेंटर में है। लेट्स मेक द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो जी, मैं इसको भी ऊपर रख लेता हूं। देखो, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाने हैं। फाइन, ये बन गए। ऐसा करके इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अगर इस ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन का भी पूरा ही है, तो फिर तीसरा ऑक्सीजन यहाँ क्या कराने आया यार? अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना के खुश है, वैसे भी आप सोच के देखो, O2 तो डबल बॉन्ड बन के वैसे ही खुश हो जाता है, तो फिर तीसरा ऑक्सीजन कहां से आ गया यार? पर तीसरा है, तो बनाना तो पड़ेगा। अब बनाना पड़ेगा, इसका मतलब बॉन्ड भी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 2 का बॉन्ड बना हुआ है, ये तीसरा बैठ के देखना है, और आप कह रहे हो O3 है। अरे इतना कूल नहीं होता यार। फाइन, मॉलिक्यूल में अगर तीसरा ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का भी इनके साथ बॉन्ड तो होगा। पर अगर मान लीजिए मैंने एक भी बॉन्ड बनाया, 2 तो छोड़ो, वैसे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, पर अगर मैंने एक भी बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन की गिनती करो जरा, इस ऑक्सीजन ये वाले की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भैया। अगर एक भी बॉन्ड तुमने एक्स्ट्रा बनाया, तो इस ऑक्सीजन की गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर अगर तुमने सोचा कि चलो इधर बॉन्ड बना देता हूं, इधर से हटा देता हूं, फिर इस ऑक्सीजन की गड़बड़ हो जाएगी। ये तो सही है, इसको तो छोड़ दो। ये तो सही है भाई, इसको तो छोड़ दो। यानी कि यहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। ये तो सही है, इसी का कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या करें? अच्छा, एक और काम करो, हम ऐसा करते हैं, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अकेला इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं। अब सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह। इस ऑक्सीजन का सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सही है।
ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये तो 8 था ही, इसका मतलब अब सेट है। पर ऐसा करने के लिए तुमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहां रख दिया, ऐसे कैसे भाई, मतलब क्या, ये क्या चल रहा है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन तुमने ऐसे कैसे उड़ा के इसके पास रख दिया। चलो अगर रखा भी तो फिर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे तो अगर हम सोचें थोड़ा सा दिमाग से, तो ये बात क्लियर है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये प्लस आना चाहिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये माइनस आना चाहिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के आपने यहाँ रख दिया। वैसे आपको मैं सही बात बता दूं, दीज आर नॉट रियल चार्जेस, ये रियल चार्जेस नहीं है। पता चले तुमने इसे आयनिक सोच लिया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई मतलब थोड़ी सी केमिस्ट्री पे दया करो, ये दे ये यार रियल चार्जेस नहीं है, ये आयनिक नहीं है। पता चले तुमने मान ले कि यार ये दो ऑक्सीजन के बीच में तो कोवलेंट है, पर इन दोनों के बीच में आयनिक है। अरे भाई थोड़ा सा बचो, ठीक है ना, इतना कंसेप्ट खराब नहीं करना। अल्टीमेटली हमने सिर्फ लुईस को सेटिस्फाई कराने के लिए ये बोला है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस, इसके ऊपर आ जाता है माइनस, एंड दीज चार्जेस आर नोन एज फॉर्मल चार्जेस। इन चार्जेस को क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्जेस बोला जाता है। कोई दिक्कत, फाइन। हालांकि समटाइम्स स्टूडेंट फाउंड इट टफ कि भाई सर फॉर्मल चार्जेस यार ऐसे नहीं निकलेंगे कि किसके ऊपर प्लस बनाना है किसके ऊपर माइनस। हम इतना तो सोच लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर करके सबके 8 कर देंगे, बिकॉज पता ही है कि सबके 8 करना है, तो हम तुक्के मार उड़ के इसके 8 इसके इधर उधर कर देंगे। ये सब तो हम कर पाएंगे, पर सर ये बात की दिक्कत है कि किसके ऊपर प्लस बनाना है किसके ऊपर माइनस। तो यार ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स हमें शफल करने आते हैं, फिर भी चार्जेस कैसे निकालने हैं उसका तो एक रूल भी है। तो लेट्स फाइंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज। So formal charge for an atom is defined as the difference between valence shell electron in an isolated atom and valence electrons assigned in Lewis dot structure। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फॉर्मल चार्ज का कहना है कि ये एक डिफरेंस है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड एटम, जब एक अकेला एटम है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड जब वो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा है तब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। उसके वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड जब वो एक लुईस स्ट्रक्चर में है तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन दोनों के बीच डिफरेंस। अगर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है, अगर तो कम आते हैं इसका मतलब दे दिया है, अगर ज्यादा आते हैं इसका मतलब ले लिया है, तो ये बात हमें पता चल जाएगी। सपोज बड़ी सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, ठीक है ना, पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं से 2 ले रखे हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 आते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, इसका मतलब 6 थे 5 रह गए, इसका मतलब उसने 1 दे रखा है। तो इस तरीके से हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज को निकालने का तरीका होता है Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ lone pair electrons minus half of number of bond pair electrons। कितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली होते हैं, माइनस कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रखे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। फाइन, आप इन लोन पेयर की जगह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यू कैन कॉल इट एज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आप ये बात भी लिख सकते हो
नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बजाय नॉन बॉन्डेड यानी कि जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए हुए, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाफ क्यों लगा, बिकॉज जब बॉन्ड बन जाता है ना तो एक उसका भी आ जाता है अपना भी आ जाता है, तो ट्वाइस हो जाता है ना, तो उसको आधा करना पड़ेगा ना, बिकॉज मेरे 200 रुपए सामने वाले के 200, टोटल बीच में 400 है, मेरे तो 200 ही है ना, तो आधी है ना उसमें से, तो आधा ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, कोई दिक्कत? फाइन। और अगर ये बात क्लियर है तो मैं इसको डेफिनेशन को उड़ा देता हूं, एंड यहां पे हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हम पहले कर रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन ओ ओ ओ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 2, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है ना, हमें नहीं पता किसके ऊपर क्या चार्ज है, जैसे पहले तो हमने वैसे निकाल लिया था, पर वो हमने टेक्निकली समझ लिया है ना, पर अगर इसमें दिक्कत है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1 2 3। हमें पता है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां है। फाइन, अल्टीमेटली एक ऐसा तरीका करके मैंने इलेक्ट्रॉन्स, मेरे को नहीं पता किसका उड़ा के किसके पास रख दिया, पर मेरे को ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे पास। मेरे को नहीं पता किसका इलेक्ट्रॉन उड़ा के मैंने कहां कर दिया, पर मेरे को ये बात पता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, हर बंदा खुश है। इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन, तो ये किस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आ गया जिसमें ऑक्टेट रूल पूरा बढ़िया तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, पर मुद्दे की बात ये है कि क्या हर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 है, तो ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन पे एफसी निकालेंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हैं। ये तो वो है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है ना। नाउ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पहले के अंदर 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। फाइन, -4। नंबर ऑफ नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। दिख रहा है ना फर्स्ट के ऊपर 1 2 3 4 जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो बॉन्ड बना के बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ 4, तो ये 6 - 4 - 2 = 2, यानी कि फर्स्ट के ऊपर चार्ज कितना आया? 0। कोई दिक्कत? सेकंड पे चलते हैं। चलिए लुक एट सेकंड ऑक्सीजन। देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, बिकॉज़ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे। नाउ आ जाओ लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2, सेकंड में तो सिर्फ 2 ही हैं, तो 6 - 2। नाउ हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया 6 - 2 - 3 = +1। आ गया भाई, +1 आ गया। ठीक है ना, तो जी थर्ड ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, मेरे पास थर्ड ऑक्सीजन की जगह बन जाएगी यहाँ पे। 6 - 1 2 3 4 5 6, अरे 6 तो इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही पड़े हैं। ठीक है ना, तो 6 - 6 माइनस हाफ ऑफ एक बॉन्ड बना रखा है तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये आया माइनस, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आया 0, इसके ऊपर आया +1, इसके ऊपर आया -1। आर यू गेटिंग इट? यही तो था, यही तो था। याद करिए अभी हमने क्या बनाया था, बिल्कुल शुरू में मैंने क्या बनाया था, यही तो बनाया था। क्या फंडा था? मैंने बोला था यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, तो हमने टेक्निकली स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा अच्छे से समझ लिया है, या पहले ही हमने टेक्निकली स्ट्रक्चर को इतना खोल लिया था कि आप ये समझ पा रहे थे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है। हर बार हमें ऐसा शायद नहीं पता चलता, इसलिए फॉर्मल चार्जेस का ये मेथड हमारे लिए काफी हेल्पफुल निकल के आ सकता है।
ठीक है ना। अगर सपोज सीधा स्ट्रक्चर दी हुई है और आपको पूछा जाए बताओ हर एक एटम के ऊपर चार्ज बताओ, तो तुम क्या करोगे? यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हम फॉर्मल चार्जेस ट्राई करके देखते हैं। लेट्स हैव इट। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल जे आ गया है, दैट इज HNO3। हमारे पास एग्जांपल है HNO3। फाइन। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन नहीं बनेगा भाई। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, सेंटर में कैसे आ जाएगा? सेंटर में आने वाला बंदा एटलीस्ट 2 रिश्ते तो बनाए, जो इधर और इधर। तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कौन आ गया? नाइट्रोजन। ठीक है ना। एंड देन देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। लीजिए बना लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ गया इधर, ठीक है ना। एंड ये एक OH आ गया इधर, ठीक है ना। एंड ये भी इधर डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन। देखो थोड़ा सा सोचेंगे, ये नाइट्रोजन के 5 है। टू मेक इट मोर क्लियर मैं नाइट्रोजन को X बना देता हूं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं X बना देता हूं। इज इट मोर विजिबल नाउ? ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन को भी मैं X बना देता हूं। ऑक्सीजन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? फाइन। अच्छा एक बात और, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से गिनती में कम है तो OH की फॉर्म में लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे केमिस्ट्री में परफेक्शन आती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ कर लिया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अगर मैंने यहां पे ये दोनों बॉन्ड बना दिए, ये ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो जाएंगे, पर नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे? 10। यानी कितने बॉन्ड तो नहीं बनेंगे यहाँ पे, कितने बॉन्ड तो नहीं बनेंगे। तो पता है क्या हो रखा है? हो ये रखा है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। अब आप याद रखिए कि मैंने आपको बताया नहीं है कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। आप तो सिर्फ ये सोचिए कि बस कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ एक बॉन्ड बन गया जिससे सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है ना। अब ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा है। तो सब पूरे हो गए, सब पूरे हो गए, पर किसी न किसी के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको तब तक नहीं याद होगा जब तक मैंने ये ना, अगर मैं सपोज ये नहीं बताता कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, तो आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। आप डायरेक्टली ऐसे सोच के नहीं बता सकते, जल्दी जल्दी तो नहीं बता सकते, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्टली शक्ल देख के तो नहीं पता चलेगा। मतलब किसी के मत्थे पे तो नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारे ऊपर +1 चार्ज है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, बिकॉज किसी के मत्थे पे तो लिखा ही नहीं हुआ। पहली बात तो एटम्स का माथा ही नहीं है, तो इनके ऊपर काहे का चार्ज आएगा? बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसका फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालिए फॉर्मल चार्ज। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम यार इनके ऊपर निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरे ऑक्सीजन के ऊपर चौथे ऑक्सीजन। लीजिए फर्स्ट ऑक्सीजन Fc, 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। थोड़ा सा तेजी बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड, 1 2 3 4, ये 0 आ गया। सेकंड, सेकंड तो नाइट्रोजन है, सेकंड तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर निकालो फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, माइनस
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास क्या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड है ही नहीं है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दिख रहा आपको नाइट्रोजन के पास। दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसका मतलब 5 माइनस क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्टीमेटली +1। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बन रहा है +1, ठीक है ना। ये थर्ड पे आ जाओ। थर्ड कौन है? ऑक्सीजन है। थर्ड ऑक्सीजन Fc निकालेंगे इसके ऊपर 6 माइनस। हाँ जी, इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा तेजी करेंगे। हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया, अल्टीमेटली ये आ गया 0। कोई चार्ज नहीं आया इस ऑक्सीजन के ऊपर भी। आगे चलते हैं। फोर्थ ऑक्सीजन, फोर्थ एटम जो ऑक्सीजन है Fc6 माइनस। कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और कितने बॉन्डेड है? हाफ करके लगा देंगे। बॉन्डेड है यहाँ पे 2, ये आया माइनस, यानी कि अल्टीमेटली इसके ऊपर +1 चार्ज है एंड इसके ऊपर -1। ये उड़ा दीजिए 4 2 3 1। कितना ठंडा। So ultimately what is the whole structure is nitrogen +1, single bond oxygen -1, double bond oxygen, single bond OH. This is the whole Lewis structure. कोई दिक्कत? So this is all about formal charges. एक और बात मैंने पहले भी बोला था, अब दोबारा से बोल रहा हूँ, फॉर्मल चार्जेस आर नॉट रियल चार्जेस। ऐसा नहीं हुआ है कि ये कोई आयनिक चीज बन गई है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फंडा यहाँ पे नहीं लग रहा। क्लियर? कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मल चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या ऑक्टेट रूल ही सब कुछ है? वो जो हमने कल बोला था कि नोबल गैसेस एक्चुअली में पूरी स्टेबल चीजें हैं एंड नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हर एटम अपने 8 करना चाहता है। क्या ये बात पूरी सही है? टोटली गलत। इस रूल की धज्जियां उड़ाएंगे इसके लिमिटेशंस, जो कि बहुत सारे हैं। इतनी तो इस रूल में बातें नहीं थी जितनी इसमें लिमिटेशंस है। फाइन, बिकॉज जिन नोबल गैसेस को हम आधार मान के चल रहे हैं ना, उन नोबल गैसेस ही खुद रिएक्ट कर जाते हैं यार। फाइन, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, यानी कि 5-6 महीने बड़े हो जाओगे, तो आप ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप नोबल गैसेस के रिएक्शन पढ़ रहे होगे, तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया। जिसको हम आइडली मान के चल रहे हैं कि नोबल गैस ही सब कुछ है, अब उसी ने धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगे? ठीक है ना। तो फाइन, तो लेट्स हैव सम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जिससे हमें ये पता चले कि ये बंदा ये थ्योरी है गलत एंड हम आगे अगली थ्योरी पे बढ़ सके। तो लेट्स हैव द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। So next is limitations of octet rule. पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यार हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ना 2 पूरा होता है ना 8 पूरा होता है। यानी कि कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। BeH2, BCl3। यार ये ऐसे लोग हैं जिनका ना ऑक्टेट पूरा होता है ना डुप्लेट पूरा होता है। लेट्स हैव इट Be। Be के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हाइड्रोजन के साथ इसने एक एक बॉन्ड बना लिया। लो जी, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, पर बेरिलियम का क्या हुआ? ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। BCl3 देख लेते हैं, बोरॉन। आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया, तो क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। फाइन, बिकॉज बोरॉन के यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मुद्दा खत्म। 8 तो नहीं हुए ना। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड, odd electron molecules. फाइन, नेक्स्ट वी हैव odd electron molecules। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NO, ठीक है ना। अब NO को बनाता हूं। देखो, NO के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के होते हैं 8। अब अगर ये दो दो शेयर कर लें तो इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाएंगे। क्या नाइट्रोजन के पूरे हुए?
1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा चक्कर पता क्या है? अभी यार तुम अगर जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, अभी अभी हमने जो अभी फॉर्मल चार्जेस का कंसेप्ट किया था, हम इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर रहे हैं। अरे चक्कर पता क्या है कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स ऑड में आ गए ना, जिनके इलेक्ट्रॉन्स ऑड में आ गए उनका तो ऑक्टेट कभी पूरा होगा ही नहीं, बिकॉज ऑक्टेट एक इवन नंबर है एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 एंड ऑक्सीजन के होते हैं 6, टोटल बना 11। आप इसको कभी इवन नहीं बना सकते। अरे इलेक्ट्रॉन लेकर लोगे दोगे शेयर करोगे कुछ भी करोगे, पर ये 11 कभी इवन नहीं बन सकता। तो यार जो ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल हैं तो बड़ा तगड़ा लिमिटेशन है, बिकॉज यहाँ ऑक्टेट पूरा होने जैसी चीजें तो हो ही नहीं सकती। 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, 11 है। इलेक्ट्रॉन लोगे दोगे शेयर करोगे जो मर्जी कर लो तुम, पर तुम इसे इवन नहीं बना सकते, बिकॉज ऑड रिमेन्स ऑड, इवन रिमेन्स इवन। फाइन, तो ये एक बहुत अगला लिमिटेशन बन गया है। तीसरी बात, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स जैसे PCl5। अरे फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, मुद्दा खत्म। फॉस्फोरस के साथ 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना लिए, PCl5 बन गया। अब HCl6, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इसने क्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना लिए। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अरे मुद्दा पता है क्या है, मेरे को पता है क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत ये है कि ये 8 से ज्यादा बन गए हैं। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एंड इसके 6 बॉन्ड यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। अरे कहां गया तुम्हारा ऑक्टेट? धक्के खा रहा है क्या? पूरा पूरा गलत हो गया ऑक्टेट रूल। फाइन, 4। अच्छा, हमारा आइडियल कौन है? हमारा आइडियल है नोबल गैसेस। हम कह रहे हैं नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नोबल गैसेस स्टेबल है, नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम चाहते हैं कि 8 हो जाए। पर इवन noble gases react and combine to form compounds जैसे HCF2, HCO4, HCO3 एक्सेट्रा। अरे जिस नोबल गैस के ऊपर तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो कि नोबल गैस ही सब कुछ होती है, ये रही तुम्हारी नोबल गैस। 8 होने के बाद, अब आपने 10 तक पढ़ा होगा ना, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते। तो आपको मैं एक बात सुनाता हूँ। देखो, सनराइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। सनराइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, क्लास 6 में हम लोग ये पढ़ते हैं। पर बड़ी क्लास में आके क्या होता है? अरे इट इज एक्चुअली द अर्थ दैट रिवॉल्व्स, सन तो वहीं खड़ा है। अरे तब से धोखा हो रहा है हमारे साथ, तब से धोखा हो रहा है हमारे साथ। ये तो फिर भी बहुत छोटा सा धोखा है कि आपको 10th में बोला गया नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते और अब मैं कह रहा हूँ कि करते हैं। ये तो बहुत छोटा सा धोखा है। सनराइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट वाला बड़ा धोखा था यार, जब आपको 10th में बोला गया अरे सन तो वहीं खड़ा है यार, धरती घूम रही है जिसके चक्कर में सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट जैसा लगता है, वो क्या रहा है? धरती घूम रही है, सन वहीं खड़ा है। वो बड़ा धोखा था, ये छोटा है, ठीक है ना? तो तुम केमिस्ट्री वालों को माफ कर सकते हो। मूव टू द पॉइंट नंबर 5। फाइन, ये इस बात के पॉइंट चल रहे हैं लिमिटेशन के, यानी कि गलतियां ऑक्टेट की। हमने नोबल गैस को भगवान मान लिया एंड नोबल गैस ही हमारे लिए क्या निकला? धोखा निकला। फाइन फाइन, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर का जो मुद्दा है, जो मैंने कल भी बोला था, ये चैप्टर बात करता है शेप की। अरे HCl6 के ये जो 6 बॉन्ड बने वो कैसे बनेंगे? स्पेस में किस तरीके से लगे हुए 6? कैसे? क्या 6 के 6 ऊपर टांग दिए?
यार 6 के 6 नीचे टांग दिया, ये 2 इधर है, 2 ऊपर है, 2 नीचे है, कैसे? शेप तो बताई नहीं तुमने यार। फास्फोरस के 5 लगाने कैसे लगाऊं? मीथेन में कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने हैं, कैसे बनाऊं 4? शेप तो बताई नहीं। अरे बताई क्या इसने, मतलब रत्ती भर भी बात ही नहीं करी शेप की, और स्टेबिलिटी तो भूल ही जाओ, जब शेप की बात नहीं करी स्टेबिलिटी की बात कहां से आ गई? अरे स्टेबिलिटी निकलेगी अगर सिस्टम में पता तो चले कि बॉन्ड इस तरीके से बने हुए हैं, कितनी रिपल्शन है, क्योंकि जितना रिपल्शन होगा उतना सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अरे इन सब की तो बातें ही नहीं हुई। तो ये ऑक्टेट रूल ना तो शेप की, ना स्टेबिलिटी की, ना मॉलिक्यूल की एनर्जी की, इन सब चीजों की कोई भी बात नहीं करता है, जिसके कारण ये एक बहुत जबरदस्त लिमिटेशन निकल के आता है। सो इतनी लिमिटेशन है तो क्या करेंगे ऑक्टेट रूल का, हम पढ़ेंगे अगला थ्योरी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन लगे रहिए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट था आज फॉर्मल चार्जेस का, मजा आ गया। आप इसको पूरा कर लीजिए, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम अगली थ्योरी को शुरू करेंगे। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।